अपने करियर को लेकर उत्साहित इस महिला ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा की और तुरंत ही एक अजीब बात पर ध्यान दिया। स्थानीय दुकानों के नाम उसके बगल में खड़ी उसकी सहायिका के नामों से काफी मिलते जुलते थे। इससे वह सोचने लगी, क्या वह गरीब सहायक जो 3 साल तक उसका पीछा करता रहा, वास्तव में कोई छुपा हुआ अमीर उत्तराधिकारी हो सकता है। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आकस्मिक यात्रा उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगी। मार्गरेट एक प्रमुख समाचार पत्र में शीर्ष संपादक हैं, जो प्रति वर्ष $10 लाख कमाती हैं। कंपनी में उनका दर्जा बेजोड़ है, सीईओ से सिर्फ एक कदम नीचे। लेकिन उसके ठंडे दबंग रवैये के कारण कर्मचारी उसे गुप्त रूप से चुड़ैल कहते हैं। दूसरी ओर एंड्रू एक साधारण सहायक मात्र है। हर दिन वह काम पूरा करने के लिए बिना रुके इधर उधर भागता रहता है। उसे मार्गरेट का छाया की तरह पीछा करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उसे सुबह उठकर उसकी पसंदीदा कॉफी के लिए 10 अलग अलग सड़कों की खोज करनी पड़ती है। यदि वह गलत किताब ले आता है तो मार्गरेट तुरंत उसे इसकी भरपाई के लिए ओवरटाइम काम करवाएगी। और इस तरह एंड्रू ने उसके साथ 3 वर्षों तक काम किया। इन वर्षों के दौरान उनके पास शायद ही कोई अवकाश था। मार्गरेट अपनी सदैव उपलब्ध रहने वाली सहायक से बहुत संतुष्ट है, लेकिन एक वरिष्ठ कार्यकारी होने के नाते उन्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा। यहाँ तक कि उपसंपादक भी इससे अछूते नहीं हैं। जब उन्होंने गलती की तो मार्गरेट ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि बॉब की कार्यशैली ठीक नहीं है और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। इससे पहले कि बॉब कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, मार्गरेट अपना सिर ऊंचा करके चली गई। उसके अहंकार ने एक तंत्रिका को चोट पहुंचाई। बॉब गुस्से में चिल्लाते हुए हॉल से बाहर चला गया। उसने उसके पत्थर दिल को कोसा और कहा कि उसे प्यार से त्याग दिया जाएगा। लेकिन मार्गरेट ने शांति से जवाब दिया। उसके तीखे तर्कपूर्ण उत्तर ने बॉब को अवाक कर दिया। कार्यालय में मार्गरेट अपने कठोर और नियंत्रणकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है। हर कर्मचारी उसका वर्णन इसी प्रकार करता है। उसकी सख्त शैली को स्वीकार करना दूसरों के लिए कठिन है, लेकिन क्योंकि उसका काम दोषरहित है, इसलिए बॉस हमेशा उसकी ओर से आंखें मूंद लेता है। लेकिन इस बार मार्गरेट ने एक गंभीर गलती की। काम में इतनी व्यस्त होने के कारण वह अपना वीजा नवीनीकृत करना भूल गई। अब इसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और आव्रजन विभाग ने उसे निर्वासित करने का निर्णय लिया। मार्गरेट के लिए यह एक बड़ा झटका था। इससे भी बुरी बात यह है कि बोर्ड ने निर्णय लिया कि एक बार उसे निर्वासित कर दिया गया तो उसका पद उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसे उसने अभी अभी नौकरी से निकाला था, बॉब। ठीक इसी समय एंड्रू अप्रत्याशित रूप से कार्यालय में आया। उसे देखते हुए मार्गरेट के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। यद्यपि उसका बॉस दंड रह गया, फिर भी उसने उसे बधाई दी। यदि वह और एंड्रू जल्दी से कानूनी रूप से विवाह कर ले तो वह एक नया दर्जा प्राप्त कर सकती है और अमेरिका में रह सकती है। एंड्रू को जवाब देने का कोई मौका दिए बिना मार्गरेट उसे वापस अपने कार्यालय में ले गई। एंड्रयू अविश्वास में जम गया। उसे इस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जिस नौकरी के लिए उसने 3 साल तक कड़ी मेहनत की है, उसे खोने का विचार उसे सहमत होने के लिए मजबूर करता है। एक बार कानूनी प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो जाने पर वे तुरंत तलाक ले सकते थे। इसके बाद वे अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए आव्रजन कार्यालय गए, लेकिन अधिकारी को तुरंत ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, यदि उनका विवाह केवल ग्रीन कार्ड के लिए है तो यह एक गंभीर अपराध होगा। उन्हें 5 साल की जेल और $250,000 का जुर्माना हो सकता है। एंड्रू स्पष्ट रूप से घबरा गया, लेकिन मार्गरेट शांत रही। उनका दावा है कि वे इस सप्ताहांत एंड्रू के गृहनगर में उनकी दादी के 90वें जन्मदिन पर जा रहे हैं और अपनी सगाई की घोषणा करने जा रहे हैं। तनाव के एक संक्षिप्त क्षण के बाद एंड्रू ने साहस जुटाया और एक रोमांटिक प्रेम कहानी बना डाली। उन्होंने कहा कि अक्सर देर रात तक साथ काम करने के कारण वह धीरे धीरे मार्गरेट के प्यार में पड़ गए। यद्यपि वे बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार में पास हुए, फिर भी अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में वह उनके संबंधों के विवरण के बारे में उनसे अलग अलग पूछताछ करेगा और यदि कोई विसंगतियां पाई गईं, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। आव्रजन कार्यालय से बाहर निकलते समय एंड्रू को लगा कि उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। उनका मानना था कि वह बहुत अधिक जोखिम उठा रहे थे और बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने नई मांगें रखी। न केवल वह अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए मार्गरेट की मदद चाहते थे, बल्कि वह पदोन्नति भी चाहते थे।
इस स्थिति का सामना करते हुए मार्गरेट के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने वादा किया कि जैसे ही उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वो तुरंत एंड्रू को पदोन्नति दे देगी। हालांकि एंड्रयू को लगा कि मार्गरेट का रवैया आधा अधूरा था, इसलिए उसने मांग की कि वह ज्यादा ईमानदारी दिखाए। आश्चर्य की बात यह है कि एक समय में उच्च पद पर आसीन प्रधान संपादक को वास्तव में ग्रीन कार्ड के लिए अपना सिर झुकाना पड़ा। घटनाओं के इस मोड़ ने अंततः एंड्रू को विजय का एहसास दिलाया, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इसके तुरंत बाद मार्गरेट एंड्रू के साथ उसके गृहनगर की उड़ान पर रवाना हो गई। विमान में मार्गरेट ने एंड्रू की पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलेआम मजाक उड़ाया और दृढ़ता से कहा कि शादी के बाद उन्हें उसके घर में रहना होगा। लेकिन एंड्रू मार्गरेट के व्यंग्य के सामने शांत रहा। 3 साल तक एक साथ मिलकर काम करने के बाद वह पहले से ही उसके व्यक्तित्व का आदी हो चुका था। फिर भी मार्गरेट असहज महसूस करने लगी थी। उसे नहीं पता था कि एंड्रू के रिश्तेदारों का सामना कैसे करे। विमान तुरंत उतरा और एंड्रू की दादी पहले से ही बाढ़ के पास इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे पहुंचे, एंड्रयू की मां ने मार्गरेट का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद समूह घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होते हुए अंततः एक छोटे से शहर में पहुंचा। लेकिन जल्द ही मार्गरेट की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उस क्षेत्र की सभी दुकानों के नाम एंड्रू के अंतिम नाम से शुरू होते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी आश्चर्यजनक था। शायद इसलिए कि वह अपने क्षेत्र में वापस आ गया था, एंड्रू अब मार्गरेट से विनम्र लहजे में बात नहीं करता था। इसके बजाय वह चुपचाप देखता था कि वह समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रही है। फिर भी जब उसने नीचे आते हुए मार्गरेट के चेहरे पर घबराहट देखी, तो उसने फिर भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जल्द ही वे एक नौक पर सवार हो गए, लेकिन मार्गरेट अपने दिल से संदेह को दूर नहीं कर सकी। क्या ये वास्तव में एंड्रू के घर का रास्ता था? जैसे ही उसकी नजर एक विशाल चट्टान की दीवार पर पड़ी, अचानक एक विशाल महल नजर आया। मार्गरेट की शंका अंततः सही साबित हुई। एंड्रू, जो कि एक छुपा हुआ अमीर लड़का था, की तुलना में वह बस एक मेहनती कर्मचारी थी जो किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रही थी। 3 साल बाद अपने बेटे के स्वागत के लिए परिवार ने एक भव्य दावत की तैयारी की थी। ये पहली बार था जब मार्गरेट की मुलाकात एंड्रू के पिता जो से हुई, जो हमेशा बहुत गंभीर रहता था और अपने बेटे के नियमित नौकरी करने के निर्णय को वह दृढ़ता से अस्वीकार करता था। उसका स्वर व्यंग्य से भरा रहता था, लेकिन एंड्रयू को तो पहले से ही इसकी आदत थी। पार्टी के दौरान एंड्रू ने घोषणा की कि वह और मार्गरेट शादी करने जा रहे हैं। जय जयकार के बीच भीड़ ने मजाक में जोड़े से एक दूसरे को चूमने की मांग की। सच्चाई उजागर होने से बचने के लिए उनके पास इसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एंड्रू को यह नहीं पता था कि यह वास्तव में मार्गरेट का पहला चुंबन था, और उस हल्के नशे भरे माहौल में उन दोनों के दिलों में हलचल महसूस हुई जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही रात हुई, एंड्रू की मां ने सोच समझकर उन दोनों के लिए एक शांत कमरे की व्यवस्था की ताकि वे रात साथ में बिता सकें। यद्यपि मार्गरेट को एंड्रू के परिवार के सामने असहजता महसूस हो रही थी, फिर भी उसने अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया। परिवार के चले जाने के बाद एंड्रू ने अपने लिए फर्श पर एक कंबल बिछा दिया। पहली बार अपने बॉस के साथ कमरा साझा करते हुए एंड्रू का दिमाग उलझन में था, और मार्गरेट भी उतनी ही बेचैन थी। वह लाख कोशिश करने के बावजूद सो नहीं पा रही थी। अगले दिन भोर में मार्गरेट को उसके फोन की घंटी की आवाज से नींद खुल गई। एंड्रू के जाग जाने के डर से वह चुपचाप बाहर आंगन में चली गई, लेकिन वह अपने पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई। तभी एक बहुत महंगा कुत्ता बाहर निकला और मार्गरेट पर लगातार भौंकने लगा। अचानक एक बाज आसमान से नीचे आया और एक पल में छोटे कुत्ते को उठा ले गया। मार्गरेट अभी भी फोन पर थी। उसने उसका पीछा किया और घबराहट में उसने बाज को डराने के लिए अपना फोन फेंक दिया और कुत्ते को बचाने में सफल रही। लेकिन बाज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसकी नजर मार्गरेट के फोन पर थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, बाज ने फोन छीन लिया और उड़ गया। दूर से ये दृश्य देख रहे एंड्रू के परिवार ने ये समझकर गलत समझा कि मार्गरेट केवल कुत्ते के साथ खेल रही है, और उन्होंने उसे पालतू पशु प्रेमी करार दे दिया। यहाँ तक कि एंड्रू भी आश्चर्यचकित था। उसे पता नहीं था कि मार्गरेट का पक्ष इतना कोमल और प्यारा है। मार्गरेट ने एंड्रू को धीरे से सच्चाई समझा दी, लेकिन एंड्रयू अभी भी आधा आश्वस्त था। ये देखकर उसने मार्गरेट से कहा कि कल परिवार उसे शहर ले जाएगा ताकि वह एक नया फोन खरीद सके।
परिवार की चौकस निगाहों के नीचे एंड्रू और मार्गरेट ने एक बार फिर प्रेमी जोड़े की भूमिका निभाई। बाद में जो ने एंड्रू को एक हार्दिक बातचीत के लिए अलग बुलाया, उसने पिछले दिन कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगी और चूंकि उसके बेटे की शादी होने वाली थी, इसलिए उसने उसे आशीर्वाद देना उचित समझा। हालांकि जो ने ईमानदारी से अपनी आशा भी व्यक्त की कि एंड्रू अपने गृहनगर में ही रहेगा और पारिवारिक व्यवसाय संभालेगा। फिर भी यह बातचीत पिता और पुत्र के बीच की दूरी को पाट नहीं सकी। घर लौटने के कुछ ही समय बाद सभी ने एंड्रू के अचानक गुस्से को देखा। ग्रेस अपने बेटे के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह तुरंत समझ गई कि यह सब उसके पति के कारण है, इसलिए वह तुरंत उससे भिड़ने गई। यह महसूस करते हुए कि यह एक पारिवारिक मामला था, मार्गरेट ने विनम्रतापूर्वक माफी मांगी और चली गई। अपनी पत्नी को परेशान देखकर जो परेशान तो हुआ, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मार्गरेट नहाने के लिए कमरे में लौटी, लेकिन हेडफोन लगाए एंड्रू को पता ही नहीं चला कि वह वहां थी। एक ही छत के नीचे रहने के कारण ये छोटे मोटे अजीब क्षण आना स्वाभाविक था। जैसे जैसे रात होती गई, वह अजीब सी स्थिति अभी भी हवा में बनी रही, लेकिन उनके बीच कुछ चुपचाप बदल गया था। जो दूरी और तनाव कभी उनके रिश्ते को परिभाषित करते थे, धीरे धीरे उनकी जगह गहरी दयालुता ने ले ली थी। मार्गरेट ने धीरे धीरे अपना कठोर बाहरी आवरण त्याग दिया और अपना सबसे कोमल, सबसे वास्तविक हिस्सा प्रकट किया। उसने एंड्रू को हल्के फुल्के किस्म के कार्यक्रमों के प्रति अपने प्रेम, अत्यधिक नाटकीय रोमांस उपन्यासों के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया, तथा यहाँ तक कि अपने पहले चुंबन के बारे में भी बताया। मार्गरेट ने धीरे धीरे अपना दिल खोलकर बताया कि जब बॉब ने उसे दुष्ट चुड़ैल कहा था तो उसे सचमुच कैसा महसूस हुआ था। हालांकि उस समय वह बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से बहुत आहत थी, और हर बार जब ऐसा कुछ होता था तो वह चुपचाप बाथरूम में जाकर रोती थी। धीरे धीरे उसके अतीत का दर्दनाक अध्याय सामने आने लगा। मार्गरेट जब 16 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और तब से फूल उसके लिए पीड़ा का कारण बन गए, क्योंकि जब भी वह उन्हें देखती, उसका मन तुरंत अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की ओर चला जाता। आपसी सम्मान और समझ की गर्मजोशी में उनकी बातचीत ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। चिमनी की चमक में नहाते हुए उनके दिलों ने संपर्क के अनगिनत क्षणों के माध्यम से प्रतिध्वनि पाए, और इससे पहले कि वे इसे जानते, प्यार का बीज चुपचाप जड़ें जमा चुका था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, अचानक एक जोरदार दस्तक ने सन्नाटा तोड़ दिया। अपनी पोल खुलने से बचाने के लिए मार्गरेट ने तुरंत एंड्रू को बिस्तर पर जाने का संकेत दिया। शुक्र है उनका पता नहीं चला, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एंड्रू के माता पिता ने घोषणा की कि वे अगले दिन उनकी भव्य शादी के साथ साथ दादी का जन्मदिन भी मनाने की योजना बना रहे हैं। ये खबर मार्गरेट और एंड्रू पर आकाश से बिजली गिरने जैसी थी। उन्होंने इससे बचने के लिए बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रू की दादी बाहर निकल आई। उनकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंत से पहले अपने पोते की शादी देखने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की थी। इतनी गहरी उम्मीदों का सामना करते हुए मार्गरेट और एंड्रू के पास इसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एंड्रू को गहरी दुविधा महसूस हुई। उसे डर था कि कहीं यह नकली शादी उजागर न हो जाए, जिससे उसकी दादी और माँ का दिल टूट जाएगा। मार्गरेट यद्यपि बाहर से शांत और संयमित थी, परंतु अंदर से वह उथल पुथल में थी। वह खुद को बार बार याद दिलाती रही कि यह सिर्फ एक सौदा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही एंड्रू के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। जल्द ही ग्रेस और एंड्रू की दादी मार्गरेट को अपने परिवार के ब्राइडल बुटीक में ले गईं। अपनी बहुमूल्य विरासत में से उन्होंने मार्गरेट के लिए एक पुरानी शादी की पोशाक चुनी। अपनी होने वाली बहू को उस पोशाक में देखकर ग्रेस की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मार्गरेट का दिल और भी भारी हो गया। उसे ऐसी सच्ची उम्मीदों को धोखा देने के लिए दोषी महसूस हुआ। फिर एंड्रू की दादी ने एक पारिवारिक विरासत निकाली और मार्गरेट से धीरे से कहा कि यह उनके परदादा की ओर से एक उपहार है, जो 150 से अधिक वर्षों से उनके पास है, और अब यह उनका अधिकार है। इतने बहुमूल्य उपहार से अभिभूत मार्गरेट को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह इस परिवार की गर्मजोशी से बहुत प्रभावित हुई और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसी समय उसके भीतर अपराध बोध की भावना जाग उठी। इसके तुरंत बाद मार्गरेट ने एंड्रू को ढूंढ लिया और नौक पर चढ़ गई। एंड्रू के घर पर इन दिनों के दौरान मार्गरेट ने एक अलग तरह के प्यार का अनुभव किया था, परिवार का प्यार।
उसका हृदय खुशी और बेचैनी दोनों से भरा हुआ था। उसे डर था कि यह सारी गर्मजोशी बस अस्थायी है, एक सुंदर सपने की तरह जो किसी भी क्षण खत्म हो जाएगा। और वह जानती थी कि यह सपना, जो एक नकली शादी पर आधारित था, अंततः टूट जाएगा। मार्गरेट की भावनात्मक उथल पुथल को भांपते हुए एंड्रू ने तुरंत कमान संभाल ली। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बॉय आ गई। एंड्रू ने इससे बचने के लिए अपना वाहन मोड़ा और गलती से मार्गरेट को पानी में फेंक दिया। वे घबराकर घर वापस भागे। इससे पहले कि वे सांस ले पाते, मार्गरेट के पिता ने उन्हें गोदाम में बुलाया। पता चला कि इमिग्रेशन से मिस्टर गिल्बर्टसन ने उनका पता लगा लिया था और जो को मार्गरेट और एंड्रू की नकली शादी के बारे में बताया था। जो के सामने मिस्टर गिल्बर्टसन ने एंड्रू से सच्चाई पूछी और कहा कि अगर वह सच कबूल कर लेगा तो उसे नरमी दी जाएगी। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के एंड्रू ने मार्गरेट का साथ देने का फैसला किया। फूलों और तालियों से घिरे एंड्रू और मार्गरेट ने योजना के अनुसार विवाह संपन्न किया। मार्गरेट दादी का हाथ थामे हुए धीरे धीरे विवाह मंडप में चली गई। लेकिन जैसे ही अधिकारी ने समारोह शुरू किया, मार्गरेट ने बीच में ही रोक दिया। सभी मेहमानों के सामने मार्गरेट ने बहादुरी से अपने अतीत के बारे में बताया और उससे भी अधिक बहादुरी से उसने स्वीकार किया कि यह विवाह एक झूठ था। उसने पूरी जिम्मेदारी ली। मेहमान पूरी तरह से चुप हो गए। पूरा हॉल सदमे में जम गया। एकमात्र मुस्कुराता हुआ व्यक्ति श्री गिल्बर्टसन था। उस क्षण एंड्रू को एक अजीब खालीपन और क्षति का एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में उसने मार्गरेट के मजबूत बाहरी व्यक्तित्व के पीछे छिपी कोमलता और कमजोरी को देखा था, और आज उसने अपनी आंखों से उसकी हिम्मत और ईमानदारी देखी। तभी उसे अंततः एहसास हुआ कि वह सचमुच उससे प्यार करने लगा था। वह नहीं चाहता था कि उसे अकेले ही परिणामों का सामना करना पड़े, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे दौड़ा। हालांकि उसके पिता ने एंड्रू का रास्ता मजबूती से रोक दिया। और तभी एंड्रू की दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हर कोई उसे हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने के लिए दौड़ा। इस सारी अफरा